हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, तो राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो इंडियन पॉलिटी का एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से डिफरेंट टाइप के एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीएस आती है, वहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज मैं आपको गवर्नर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो राज्यपालों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि देखिए, भारत के संविधान में ये सुविधा दी गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक गवर्नर नियुक्त होगा। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर का पद होगा। तो अब जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर एक राज्य में क्या होगा, एक गवर्नर की पोस्ट होगी। लेकिन याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो 7th अमेंडमेंट है, यानी 7वां संशोधन है, ठीक है, जो भारत के संविधान का 7वां संशोधन किया गया था, ठीक है, और ये जो 7वां संशोधन आया था ये 1956 में। ठीक है, इसके तहत ये प्रोविज़न दिया गया था, ये याद रखिएगा, 7th अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। इसके तहत ये सुविधा भी प्रदान की गई है कि कोई भी राज्य, जो एक राज्य का राज्यपाल होगा, वो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। और ये सारी प्रोविजंस किसको हैं कि वो दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, या वही राज्यपाल एक या दो से ज़्यादा अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये सारे प्रोविजन राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वो चाहे तो किसी एक ही राज्यपाल को दो या दो से ज़्यादा अधिक राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप यही याद रखिएगा कि जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था 1956 के अकॉर्डिंग ये सुविधा प्रदान की गई है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भारत के संविधान में सुविधा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन साथ ही 7th अमेंडमेंट एक्ट जो 7वां संशोधन किया गया था 1956 के तहत ये भी सुविधा प्रदान की गई है कि भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है वो क्या है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, यानी एक तरह से जैसे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है कार्यकारी प्रमुख, वैसे ही राज्य में क्या होगा, राज्यपाल क्या होगा, कार्यकारी प्रमुख होगा। लेकिन इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की तरह उसका जो पद होता है वो भी एक नाम मात्र का ही पद है। जैसे आपको पता है कि जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो पद है, ठीक है, एक तरह से वो भी कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन जो सारी शक्तियाँ निहित हैं एक तरह से आप देख सकते हैं वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से राज्य का राज्यपाल भी क्या है, कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन वो भी भारत के राष्ट्रपति की तरह क्या होता है, नाम मात्र का ही कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखिएगा कि राज्यपाल जो क्या करता है, वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख तो होता ही है, साथ ही साथ वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, या आप कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट के रूप में भी वो कार्य करता है। तो इसीलिए भारत के राज्यपाल की जो भूमिका हो जाती है वो दोहरी भूमिका हो जाती है, वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करता है, राज्य में कार्य करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको राज्यपाल से संबंधित याद रखनी है। एक तो पहली बात याद रखनी है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल की पोस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, ये भारत के संविधान प्रोविजन किया गया, लेकिन साथ ही साथ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये भी प्रोविजन किया गया है कि एक राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन वो नाममात्र का ही कार्यकारी प्रमुख है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम नियुक्ति की बात करें, यानी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो देखिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, भारत के राष्ट्रपति इसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब बात ये तो नियुक्ति की बात हो गई, साथ ही साथ हम कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ जब कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है, सामान्यतः जो कार्यकाल माना जाता है वो कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि परंतु राष्ट्रपति की अनुकंपा पर, राष्ट्रपति चाहे तो उसको उससे पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है,
और उसके 5 वर्ष के बाद भी वो चाहें तो किसी राज्य में राज्यपाल को एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखनी है कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन सारी बातें किसके अंडर में है, राष्ट्रपति की अनुकंपा पर हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुकंपा पर वो अपने पद पर इससे भी ज़्यादा समय तक बना रह सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको इस समय से पहले भी हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है, अब ये तो नियुक्ति और कार्यकाल की बात हो गई। इसके बाद हम जान लेते हैं कि योग्यताएं क्या क्या होती हैं, कि कोई भी व्यक्ति भारत अगर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो योग्यताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जो पहली क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, जो भी राज्यपाल नियुक्त किया जाना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये आयु वाला जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। न्यूनतम 35 वर्ष उसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी जो एज होगी वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35, यानी 35 या उससे अधिक आयु का वो होना चाहिए। ठीक है, अब योग्यताओं के साथ साथ इसमें कुछ शर्तें भी आ जाती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। तो देखिए, पहली शर्त यह है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और विधानमंडल कुछ स्टेट्स में आपको पता है, कुछ राज्य में क्या है, विधान परिषद और विधान सभा दोनों होते हैं, जबकि मैक्सिमम राज्य में आप क्या देखते हैं, विधानसभा होती है। तो जो भी राज्यपाल नियुक्त होगा, ठीक है, या भारत के राष्ट्रपति जिसको भी राज्यपाल नियुक्त करेंगे, वो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना राज्यसभा का, ना विधानसभा का, ना ही विधान परिषद का। ये उसके लिए एक इसेंशियल शर्त है, इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो संसद के किसी भी सदन या फिर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त क्या है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि काफ़ी सारे उसमें आप देखते ही हैं, ये विधायक और सांसद के लिए भी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है, तीसरी जो कंडीशन है, ठीक है, कि एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के केस में, यानी कोई भी राज्यपाल अगर एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, राज्यपाल की स्थिति में उसके वेतन जो भी होंगे, वेतन आदि या जो भी भत्ते होंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित अनुपात में डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुपात में उसको विभाजित करते हैं, ये सारा अधिकार राष्ट्रपति को है, और वेतन और भत्ते का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को ही इसमें होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई कि भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या है, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए, 35 वर्ष से उससे अधिक आयु का होना चाहिए। शर्तें क्या हैं, वह संसद के किसी सदन या फिर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति एक से भारत के राष्ट्रपति उसको एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का दायित्व सौंप रहे हैं, तो उसके जो वेतन भत्तों का निर्धारण होगा वो किस अनुपात में होगा, ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो इक्वली क्लेम करेगा उसके लिए, तो वो सारा अधिकार किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। अब ये इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने देखा कि योग्यताएं क्या हैं, शर्तें क्या हैं, इसके हम बात कर लेते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शपथ का। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत जो शपथ का प्रोविज़न है, ठीक है, ये शपथ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल के संदर्भ में भी शपथ का कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल को जो भी शपथ दिलाते हैं वो राज्य के, ये बहुत काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं, लेकिन उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य के उच्च न्यायालय, जो भी राज्य होगा वहाँ का जो उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा, जो भी हाई कोर्ट होगा, आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो क्या करेगा, भारत के राज्यपाल को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस अनुपस्थित हैं या चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति है, वहाँ पर पोस्ट वैकेंट चल रही है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट में, ठीक है, वो उसको शपथ दिला सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन शपथ नहीं दिलाते। शपथ दिलाने का कार्य किसका है, जो जिस पर्टिकुलर राज्य में वो अपॉइंट होगा राज्यपाल, ठीक है, वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं त्यागपत्र की। मान लीजिए कोई भी राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र देना चाह रहा है, तो वो त्यागपत्र किसको प्रेषित करेगा, यानी वो त्यागपत्र किसको प्रेषित करेगा या किसको संबोधित करेगा, तो याद रखिएगा वो
किसी भी समय, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अपना क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। तो जो भी राज्यपाल हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते हैं, ठीक है। तो ये जो त्यागपत्र देंगे वो भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल सिस्टम आप याद रखिएगा कि कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, एटसेट्रा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो कुछ जनरल सी बातें हो गई भारत के राज्यपाल से संबंधित। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप कह सकते हैं कि डीप में जाके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाते हैं इनके शक्तियों एवं कार्य से। तो देखिए फंक्शंस और इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं या कार्य क्या क्या होते हैं या दायित्व क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे शक्तियाँ और कार्य में भारत के राज्यपाल में। तो देखिए भारत के राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्यपाल में, ठीक है, क्या होगा, 4 प्रकार के उसको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। पहली होती हैं कार्यकारी शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली होती हैं उसको जो शक्तियाँ कौन कौन सी पावर्स प्रदान की गई हैं, पहली कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ यानी संविधान से रिलेटेड जो हैं, ठीक है, विधायी शक्तियाँ। तीसरे टाइप की होती हैं वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं उसको। और 4 टाइप की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। फोर्थ है न्यायिक, जुडिशियल से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ। तो जुडिशरी से संबंधित शक्तियाँ भी राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा कि ये 4 टाइप की पावर्स क्या होती हैं, राज्यपाल के पद में क्या होती हैं, निहित होती हैं, या आप कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास ये 4 टाइप्स की क्या होती हैं, पावर्स होती हैं। कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास भी होती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन आपको कर दे रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या है कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि सैन्य और इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, यानी आर्मी और मिलिट्री से संबंधित पावर्स भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन राज्यपाल के पास सैन्य और आपातकालीन या आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी शक्तियां नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों की शक्तियों में। बाकी राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, वित्तीय शक्तियां भी होती हैं राष्ट्रपति के पास, न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। लेकिन जो सैन्य और इमरजेंसी की पावर्स है या आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति को हैं, राज्यपाल को सैन्य और इमरजेंसी की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं भारत के संविधान के द्वारा। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी शक्तियों को देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं और जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या हैं। अब देखिए कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं कि सबसे पहला तो क्या है कि राज्य के समस्त कार्य, ठीक है, राज्य के सभी औपचारिक जो भी फॉर्मल काम होंगे, ठीक है, औपचारिक कार्य राज्य सरकार से संबंधित, ठीक है, औपचारिक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया ही था मैंने कि कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन भले ही वो नाम मात्र का है, लेकिन सारे काम उसी के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार के जितने भी औपचारिक कार्य होंगे वो सब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट कार्यकारी शक्ति है कि राज्यपाल के पास क्या एक और कार्यकारी शक्ति है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल की पोस्ट होती है राज्य में की नियुक्ति, तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को वो कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो वो वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल को प्रदान होती है। वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के हाथ में होता है, किसके, महाधिवक्ता के जो वेतन होगा या उसका जो उनके जो भी भत्ते होंगे उनका निर्धारण भी भारत के राज्यपाल ही करेंगे। अगली जो कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को दी गई है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर राज्य में एक चुनाव आयुक्त की पोस्ट होती है। तो इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है, ठीक है, उसकी नियुक्ति, उस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये भी याद रखना, ये पावर किसको दी गई है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उसके वेतन आदि का निर्धारण, ये सब भी, ठीक है, उसका क्या वेतन होगा,
वेतन का निर्धारण या भत्ते जो भी होंगे, ठीक है, वो सब राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई। देखिए क्या क्या कर रहा है कार्यकारी शक्तियों में, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल कर रहा है। साथ ही साथ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट जो पावर आती है कार्यकारी शक्तियों में, ठीक है, कि वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों। राज्य में आपको पता है कि राज्य का एक लोक सेवा आयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ये भी किसके द्वारा की जाती है, सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब अगला जो कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को दी गई है वो क्या है कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, जैसा आपने सुना होगा कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है अगर वहाँ की सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है या सरकार अपना बहुमत साबित करने में क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल को सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो राज्यपाल क्या करता है, उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के, नाम देखिए राष्ट्रपति शासन है लेकिन राष्ट्रपति शासन करने नहीं आ रहा, वो सारी अथॉरिटी किसको मिल चुकी है, राज्यपाल को। वो उसके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर राज्य में कौन काम करेगा, राज्यपाल। नाम राष्ट्रपति शासन जरूर है। ठीक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। देखिए महाधिवक्ता को वो नियुक्त कर सकता है, मैंने आपको बताया, वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करेगा और सारी शक्तियाँ उसको प्रदान हो जाती हैं। जो नेक्स्ट है वो भी आप याद रखिएगा कि राज्यों के, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में वो राज्यपाल होगा, ठीक है, वहाँ के राज्यों के विश्वविद्यालयों के, ये भी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदत्त होती है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, ये जरूर याद रखिएगा, कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है तथा साथ ही साथ कुलाधिपति तो ये होगा, ठीक है, वहाँ के जो कुलपति होंगे यानी जो वाइस चांसलर की पोस्ट होगी तथा कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो वो नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के। तो राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ पर जो उन सबका कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। और वहाँ के जो कुलपति होंगे जिसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल ने ये प्रोविज़न हटा दिया है। तो वेस्ट बंगाल में अब जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर कुलाधिपति राज्यपाल ना होकर क्या है, मुख्यमंत्री को बना दिया गया है। तो उन्होंने सब चेंज करके अध्यादेश जारी करके ये प्रोविज़न वहाँ पर लागू कर दिया गया है। लेकिन बाकी स्टेट में आज भी क्या है कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन सबका कुलाधिपति कौन होगा, राज्यपाल होगा। और वहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करेगा, वाइस चांसलर कार्य करेगा, जिसको कुलपति की पोस्ट बोलते हैं। और उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर अब कुलाधिपति मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसमें याद रखिएगा। तो ये तो कार्यकारी शक्तियाँ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की पावर्स हमने पढ़ी थी अभी, वो आ जाती हैं विधायी शक्तियाँ। तो इंपॉर्टेंट विधायी शक्तियाँ क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो विधायी शक्तियाँ, अब देखिए जो विधायी शक्तियाँ हैं उनमें पहली पावर क्या है कि विधानसभा का सत्र बुलाने। तो विधानसभा का सत्र जो सेशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेशन होते हैं, बुलाने या फिर उनको स्थगित करने या फिर भंग करने का अधिकार। ठीक है, तो ये पूरा अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। ठीक है, तो राज्यपाल चाहे तो विधानसभा का सत्र बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है या उसको भंग कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो विधान परिषद के सदस्य संख्या यानी उसमें जितने भी कुल सदस्य होंगे, सदस्य संख्या का 1/6 संख्या में सदस्यों की नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये सदस्य कहाँ से, जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा में राष्ट्रपति कोई प्रोविज़न है कि वो अलग अलग क्षेत्रों से, विज्ञान, कला, साहित्य, ठीक है, आदि के क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, वो सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधान परिषद में, विधानसभा में नहीं कर सकते, लेकिन विधान परिषद में जितने भी कुल विधान परिषद के वहाँ का जो भी राज्य होगा, वहाँ के जितने भी विधान परिषद टोटल होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके 36 विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उस संख्या का 1/6, तो 36 का 1/6 कितना हुआ, ठीक है, यानी 6 सदस्य वहाँ पर क्या कर सकता है वो, ठीक है, कुल जो भी सदस्य संख्या है उसका 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। और ये सारे सदस्य कहाँ से आएंगे, कला, साहित्य, मनोरंजन, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि विज्ञान आदि क्षेत्रों से उनका क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, लेकिन ये वहीं होगा विधान परिषद में, विधानसभा में नहीं। लेकिन विधानसभा में भी एक सुविधा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय व्यक्ति, ठीक है, जिसको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में क्या कर सकता है, राज्यपाल नामित कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वो कर सकता है, यानी नामित कर सकता है। तो राज्यपाल को यह अधिकार है, ये विधायी शक्ति प्रदान की गई है कि वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के व्यक्ति को क्या कर सकता है, नामित कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली विधायी शक्ति है वो क्या है कि विधानमंडल द्वारा पारित जो भी बिल होंगे, चाहे वो विधानसभा, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों, वहाँ विधानमंडल बनेगा, जहाँ विधानसभा है तो वहाँ विधानसभा हो जाएगी। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, जो भी बिल्स होंगे, ठीक है, विधेयक होंगे, विधेयक पर क्या करना, ये भी उसकी अपनी वो है, ठीक है, विधायी शक्ति है, अपनी सहमति देना। वो चाहे तो उसको सहमति दे सकता है, असहमति देना चाहे तो असहमति दे सकता है, ठीक है, या फिर विधेयक को वापस लौटाना, विधेयक को संशोधन के लिए वापस लौटाने की शक्ति भी किसके पास है, राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कि एक जो नेक्स्ट विधायी शक्ति वो क्या है कि विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाएंगे उन पर वो सहमति दे सकता है, असहमति दे सकता है, या उनमें संशोधन करने के लिए उनको वापस भी लौटा सकता है। एक और विधायी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट विधायी शक्ति इसमें आती है अगली, जो राज्यपाल को प्रदान की गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वो क्या है, जो नेक्स्ट विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने की। राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी करना और उसको वापस लेना, वो चाहे तो उसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल को ये अधिकार प्रदान है या शक्ति प्रदान है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से उस अध्यादेश को क्या कर सकता है, वापस भी ले सकता है। तो ये शक्ति भी भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये तो हुई विधायी शक्तियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पावर्स की बात कर लेते हैं। तो थर्ड की हमने देखी थी, थर्ड में क्या है, वित्तीय शक्तियाँ। तो राज्यपाल को क्या होता है, वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान होती हैं कुछ। वो वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए कि सबसे पहली उसकी फाइनेंशियल जो पावर है वो ये है कि राज्य के बजट को ससमय या निर्धारित समय पर, ठीक है, ससमय प्रस्तुत करवाना। ठीक है, तो ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य का जो भी बजट है, फाइनेंशियल जो बजट होता है, ठीक है, एनुअल जो बजट होता है, उसको ससमय पर या निर्धारित समय पर क्या करे, प्रस्तुत करवाना, ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उसकी क्या शक्ति आ जाती है, वित्तीय, कि वित्त विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक, जो भी वित्त विधेयक होंगे, ठीक है, तो वित्त से संबंधित जितने भी विधेयक हैं जो वित्त विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक, बाकी बिल, टाइप्स ऑफ बिल मैंने आपको पहले एक अलग से वीडियो भी बताया है। ठीक है, उसमें वित्त विधेयक का मैंने जिक्र किया था कि वित्त विधेयक डिटेल में क्या होते हैं। तो वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाए जा सकते हैं। तो कोई भी वित्त विधेयक सदन में तभी आ सकता है, उसका पारित होना तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो सदन में उसका जो प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल कभी होगा जब राज्यपाल उस पर अनुमति दे देंगे। अगर राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी है तो कोई भी वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि
किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए, ये भी फाइनेंशियल पावर है, किसी अप्रत्याशित यानी इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी अप्रत्याशित व्यय की ज़रूरत पड़ रही है, व्यय के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि, हर राज्य में एक आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, इमरजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है, ठीक है। तो अप्रत्याशित व्यय के लिए इमरजेंसी की कंडीशन में, अप्रत्याशित व्यय की स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य के आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। अग्रिम राशि का मतलब एक तरह से वो वहाँ से उसको क्या कर सकता है, जो भी अग्रिम राशि है वो उसको बोरो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर जो है, तो राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों की पंचायतों, जो पंचायती सिस्टम है, ठीक है, नगर निकाय, जो भी नगर निकाय होते हैं, नगर पालिका वगैरह, नगर निकायों की समीक्षा आदि के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल को ये फाइनेंशियल पावर है कि वो पंचायतों एवं नगर निकायों की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा, और ये इसकी फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वित्तीय शक्तियाँ हैं। इसके बाद हम लास्ट टाइप की शक्तियों को डिस्कस कर लेते हैं जो राज्यपाल के पास होती हैं, और वो क्या हैं, न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की शक्तियाँ आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, डीप में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं। जुडिशरी से संबंधित जो शक्तियां हैं वो भी राज्यपाल को दी गई हैं कुछ। तो न्यायिक शक्तियों में पहला क्या है कि राज्य के सीमा के भीतर, यानी राज्य के भीतर, राज्य की सीमा के भीतर किसी अपराध के लिए सज़ा माफ़ करना, उसको कम करना, सज़ा की समाप्ति को कम करना आदि, ठीक है। ये राज्यपाल को पावर दी गई है कि वो सीमा के भीतर किसी अपराध की सज़ा को क्या कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है और उसको कम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये अधिकार राष्ट्रपति को भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार थोड़े से अलग हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि राज्यपाल को मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। ये दोनों की पावर्स में यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को कोर्ट ऑफ मार्शल की कार्रवाई, अगर किसी व्यक्ति पे कोर्ट ऑफ मार्शल की कार्रवाई हुई है, उस सज़ा को कम करने का अधिकार भी होता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राज्यपाल के पास वो अधिकार नहीं है। यानी राज्यपाल किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट मार्शल के द्वारा उसके खिलाफ जो भी सज़ा उसको दी गई है उसको कम नहीं कर सकता, लेकिन भारत का राष्ट्रपति उसको कर सकता है। तो ये 2 पावर्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति में, कि एक तो मृत्युदंड राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। दूसरा कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसमें जो भी सज़ा दी गई है उसको कम राष्ट्रपति तो कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा क्लैरिफाई आप यहाँ पर जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यायिक शक्ति उसको दी गई है कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है, यानी हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वहाँ पर जो भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, लेकिन नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो उनका विचार विमर्श करने के बाद ही ये राज्यपाल से विचार विमर्श के उपरांत ही वो की जाती है, ठीक है। ये भी पावर राज्यपाल को दी गई है, ये भी अधिकार राज्यपाल का ही है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल से विचार विमर्श करके ही जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ठीक है, या परामर्श लेके ही वो क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो बिना राज्यपाल के परामर्श के या उनके विचार विमर्श के राष्ट्रपति क्या होते हैं, जनरल जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर आती है वो भी याद रखिएगा कि राज्यपाल को ये भी अधिकार है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट का परामर्श लेंगे, उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी जज होंगे, ठीक है, या उससे नीचे के जो भी जज होंगे, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति
किसके परामर्श से करेंगे राज्यपाल? नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वो किसके परामर्श से करेंगे? डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की परामर्श से ही वो नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जुडिशरी पावर्स यानी आप कह सकते हैं न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई हैं। कि पहले तो मैंने बताया कि सज़ा को माफ़ करने का, लेकिन राष्ट्रपति से थोड़े से भिन्न है, उसको सज़ा को माफ़ करने का तरीका कहाँ कहाँ कुछ जो प्रोविज़न मैंने बता दिए। दूसरा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो हाई कोर्ट्स के जज नियुक्त किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं किए जाते, उनमें पहले राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है या राज्यपाल के विचार विमर्श के उपरांत ही वो नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, फिर राज्यपाल राज्य के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या और न्यायाधीश होंगे उनके साथ परामर्श लेके जिला स्तर के न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक राज्यपाल का मैंने आपको समझाया। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।